हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 तक बता दिया है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, कि आप लोग का एनसीईआरटी बुक का और न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी बुक में जो उदाहरण दिया हुआ 1 2 3 4 कवर करेंगे भाई इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो चैप्टर 1 है जिसको हम लोग का जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए उदाहरण फर्स्ट का रहा आप लोग का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। संख्याओं जो है ना 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ जो है ना विचार मतलब डिस्कस कीजिए। ठीक है, जहाँ n जो है ना एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर है। जाँच कीजिए कि आपको चेक करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, एकदम इजी है लेकिन आपको अच्छी तरह से एक बात समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर कोई भी संख्या है, इसके क्या कहते हैं अंत में अगर शून्य होगा तो क्या कहते हैं उसके अभाज्य गुणनखंडों में ना 2 और 5 का होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान दीजिएगा, तो दिया संख्या क्या भाई, हम लोग को दिया गया संख्या लिखेंगे क्या, दिया गया संख्या, दिया गया नंबर है भैया हम लोग का संख्या है कितना 4 पावर n। और जहाँ क्या है हम लोग का, जहाँ n जो है ना, n जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या मतलब समझते हैं आप, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे। तो एक बात गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, आपको हम क्या बोले कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 होने के लिए मतलब शून्य होने के लिए, ठीक ना, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का 5 दोनों होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम भैया n बराबर 1 लिखते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 4, ध्यान दीजिएगा, तो संख्या जो हम लोग का नंबर जो दिया है कितना, देखिए 4 पावर 1 बराबर 4 आ गया। ठीक है, फिर अगर n बराबर 2 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 2 लेते हैं तो नंबर जो मिलेगा हम लोग का, नंबर जो मिलेगा 4 पावर 2 8 मिलेगा। तो हम लोग का लास्ट में आ रहा नहीं ना, n बराबर अगर 3 लेते हैं, नंबर अगर देखते हैं तो 4 पे पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक ना, 16 आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 दूना 8, देखिए 4 गुना 4 करेंगे, 4 दूना 8 नहीं, 4 गुना 4 16, 16 चौके 64, कितना ही 64 आएगा। समझ रहे, मतलब इसको 4 बार हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे 4 को। ठीक, इसको 2 बार रिपीट करेंगे, इसको 2 बार रिपीट करके 16 मिलता है और 3 बार रिपीट करने के बाद 64 मिलता है हम लोग को। ठीक है, और पावर 1 है मतलब एक बार रिपीट करें, मतलब 1 से गुना करेंगे या फिर एक ही बार रहने देंगे। अगर 2 है तो 4 को 2 बार लिखेंगे, समझ रहे, गुना के रूप में। तो अगर देखते हैं भैया हम लोग का 16 4 16 64 आता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो लास्ट में कितना आता है, 4 आता है, 6 आता है, 4 6 आता है, यही 4 6 सिर्फ आता है, 0 तो नहीं आता। क्यों नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्या हम लोग जानते हैं, क्या आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में या समाप्त में, अंत में, ठीक है, किसी भी संख्या के अंत पर या समाप्त पर शून्य होने के लिए, शून्य मतलब 0, समझ रहे ना, शून्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में, उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना अनिवार्य है, अन्यथा वह संख्या के समाप्त पर, लास्ट पर, ठीक है, शून्य
शून्य समाप्त पर शून्य नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए हम क्या लिखे भाई, हम लोग जानते हैं, आप लोग अभी जानेंगे क्या कि किसी भी संख्या नंबर के समाप्त पर शून्य होने के लिए, किसी भी संख्या के समाप्त पर शून्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना अनिवार्य, अन्यथा वह संख्या के समाप्त पर शून्य नहीं होगा, अन्यथा वह संख्या के समाप्त होने पर शून्य प्राप्त नहीं होगा या शून्य नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या समझ में आया, या हम लोग जानते हैं ऐसे कर लिख, यहाँ पे सेंटेंस सही बढ़ता नहीं ना, आप लिखिए क्या ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी, हम लोग जानते हैं, जैसा आप लोग को, अच्छा रहने दीजिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के समाप्त होने के लिए, समाप्त पर शून्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 होना अनिवार्य है, अन्यथा वह संख्या के समाप्त पर शून्य नहीं होगा। देखिए अगर हम भैया 4 का निकालते हैं और 16 का निकालते हैं और 64 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य 4 का निकालते हैं 2 दूना 4, ठीक है। फिर अगर 16 का निकालते हैं 2 8 आएगा, 2 4 आएगा, 2 2 आएगा। अगर 64 का निकालते हैं, ठीक है ना, 2 2 3 6 32 आएगा, फिर 2 16 आएगा, फिर 2 8 आएगा, फिर 2 4 आएगा, फिर 2 2 आएगा। देखिए आपको सिर्फ 2 ही मिल रहा, क्या भाई आपको सिर्फ 2 ही मिल रहा, 2 ही रिपीट हो रहा है ना, 2 ही मिल रहा, 4 में भी 2 मिल रहा, 16 में भी 2 मिल रहा, 64 में भी 2 मिल रहा ना, सिर्फ 2 मिल रहा, लेकिन 2 और 5 होना अनिवार्य है, गुणनखंडों में 2 और 5 होना अनिवार्य है। तो अभाज्य गुणनखंड में समझते हैं, 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड 2 पे और 2 आया, 16 का देखें तो 2 पे पावर कितना आया, 4 आ गया। अगर देखें तो 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ बताइए, 2 पे पावर कितना, 2 4 6, 2 4 6, 2 पे पावर 6 है। देखिए सिर्फ 2 हम लोग मिल रहा, 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहा, लेकिन 2 और 5 दोनों होने चाहिए, इसलिए नहीं होगा, इसलिए भैया नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अर्थात दी गई संख्या 4 पे पावर n में समाप्त n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 n ऐसे लिखेंगे, अर्थात दी गई संख्या 4 पे n में n अंक में शून्य अंक जो है ना, जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर, अंक जो है शून्य पर मतलब 0 पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे 5 भी हो जाता तो हम लोग का बोलते भाई ये सही बात है, हो जाता, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है ना, अच्छी तरह समझे कि नहीं समझे। तो आप जब भी ना n का वैल्यू रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा, 6 रखिएगा, एनीथिंग कुछ भी रखिए आप, n का वैल्यू मतलब 0 को छोड़ के, 0 क्योंकि 0 को रखेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा ना, पूर्ण संख्या हो जाएगा भैया, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो यहाँ पे प्राकृतिक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ ना कि क्या प्राकृतिक संख्या जो शुरुआत होता है 1 से होता है ना, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसलिए 1 से एक रखिए, 2 रखिए, कि जो भी रखिए, 1 से मतलब 1 के बाद कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 5 7 9, मेरे कहने का सेंस है कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या रखिए, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ जो लास्ट वाला जो मिलेगा, आपको लास्ट वाला जो मिलेगा ना 4 6 मिलेगा, आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। मान लेते 15 रखते हैं, 15 रख देते हैं, रखे क्या बताइए। तो 4 को 15 से फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा बताइए, 4 को 15 बार लिखना, नहीं ऐसा करते, छोटा वाला लेते और आपको दिखाते हैं, 4 पे पावर हम लेते 5, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको बोले ना 4 या फिर 6 मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा 4 6, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर हम 10 का करते हैं, ध्यान दीजिए 10 ये जो है ना हम लोग का 10 जो है 10, और देखते हैं 10 का, ध्यान दें 2 गुना 5
ये दोनों मिलता है, ठीक ना। तो 10 जो है ना इस पे देखिए 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, तो होने के लिए 2 और 5 मिला कि नहीं मिला। अब भाई 2 और 5 निकला कि नहीं निकला, देखिए 0 मिला, 10 में 0 है, बोलिए जी भैया लास्ट में है ना, इकाई स्थान में 0 है, तो 0 होने के लिए 2 और 5 गुणनखंड मिल रहा है। इसी तरह 100 लीजिए, क्या भाई 100 लीजिए, 100 का कीजिएगा तो आपको देखिए 2 50 मिलेगा, फिर 2 25, फिर 2 नहीं 5 25, देखिए 2 भी मिलता और 5 भी मिलता, तब ना 0 आया लास्ट में। समझ रहे बात को, बोले जी भैया समझ रहे बात को, समझ रहे कितने समझ रहे, हाँ। तो और 4 पे 5 कीजिएगा, देखिए 4 गुना 4 करेंगे, फिर 4 गुना 4, 4 गुना 4, फिर देखिए 2 4 5, 4 चौके 16 64 64, फिर 4 दूना 8, 4 चौके 16 64 गुना 16 कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना 16। अब यहाँ पे करते हैं इसको रफ थोड़ा सा मान लीजिएगा, ठीक ना। 64 गुना 16, 6 चौके 24, 24 का 4 से ले 2 36, 36 2 38, ठीक है। 24 का 4 से ले 2 36, 36 2 38, 4 एकम 4, इसके बाद 3 एकम 6 एकम 6, 4 8 4 10 ले 6 3 10, देखिए यही मिला ना, 4 मिला कि नहीं, 4 या 6, 4 या 6, 4 या 6 मिलेगा, आप कर लीजिए टाइप, कोई भी संख्या लेकर, ठीक है ना। 1 रखिए 2 रखिए, तो हो गया, आप अच्छी तरह समझ गए। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। देखिए एक बात हम बताना आपको भूल गए शायद, ठीक ना, हाँ भूल गए, क्योंकि जो पहला उदाहरण था भाई किसके अनुसार कहना है, किसके अनुसार कहना है कि 2 और 5 गुणनखंड होना चाहिए किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर 0 होने के लिए, समाप्त पर 0 होने के लिए, मतलब 0 होने के लिए, तो ये क्या कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का रहा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो आपको हम फंडामेंटल ऐसे कुछ करके लिखाए थे जो प्रमेय, ठीक ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ऐसा हुआ, ठीक है ना, समझे कि समझे। इसी का कहना है कि 2 और 5 का गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड मिलेगा तभी ना क्या कहते हैं, तभी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आएगा, ठीक ना। आप यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं भाई क्या कहते हैं मेंशन कर सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड ये क्या कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है ना। चलिए आप लिख लीजिएगा भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, संख्याओं जो है ना 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं मॉस, क्या बोलते हैं मॉस बोलते हैं, ठीक ना। और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं लॉस, क्या बोलते हैं लॉस बोलते हैं, ज्ञात करें, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना क्या भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए भाई चलते हैं हम लोग सबसे पहले 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 संख्या दिया हुआ आपका, दिया गया संख्या लिखेंगे क्या, दिया गया संख्याएं, दिया गया संख्याएं क्या है भाई 6 और 20 है, ठीक है ना, 6 और 20। तो 6 का पहले करते 2 या 6 और 20 का करते फिर ध्यान दीजिएगा 2 10 2 5, ठीक है ना। 6 का देखें तो 2 गुना 3 लिख देंगे, 2 गुना 3। अगर देखें तो 20 का, ध्यान दीजिए 20 का देखें तो 2 गुना 5, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और आपको एलसीएम निकालना, ध्यान दीजिएगा। तो भैया आप लोग एचसीएफ के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर देखें तो इसको भैया आप ना 2 गुना 3 ही लिख सकते हैं, और लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है। तो इन दोनों में देखते हैं, मैच क्या करता है, 2 मैच करता है, ठीक ना, मैच करता है कि नहीं करता। लेकिन इसमें 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पावर जो कम रहेगा ना, जो पावर कम रहेगा इसी को चूज करेंगे। 2 पावर 1 है तो 2 पावर 1 लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता है, 2 पावर 2 यहाँ पे 3 होता है, तो 2 पावर 3 ला लेते हैं आप, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही कहता है कि जो मतलब कम है, कम वाला जो है ना पावर घात जो है, इसी को आपको चूज करना है एचसीएफ के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए तो कम क्या 1 है, 2 पावर 1 बराबर 2 आ गया हम लोग का, क्या भाई एचसीएफ निकला 2। अब चलते हैं एलसीएम के लिए, एलसीएम ध्यान दीजिएगा। एलसीएम ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या कहता है भैया कि बड़ा वाला, तो समझ रहे बात को ना। तो 2 पावर 2 गुना, ध्यान दीजिए 2 पावर 2 गुना, ठीक है, और 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा, 3 गुना 5, 2 पावर 3 गुना 5 ले लेंगे। देखिए 2 गुना 4 आएगा, 5 5 15, 15 चौके 60, हम लोग का एलसीएम कितना है 60 आएगा। कितना आसान है कि नहीं है, बोलिए जी आसान है कि नहीं है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर इनका भाई एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना।
यहाँ तो बात को समझे। पहले HCF ज्ञात कीजिए, इसका फिर इनका LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए चलते हैं 96 को। सबसे पहले लिख सकते हैं कि दिया गया संख्या, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन नंबर, ऐसे लिख सकते हैं गिवन नंबर, ठीक है, नंबर्स क्या है भाई 96 है और आपको और क्या इससे बोले, ठीक है 404। तो 96 क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, 2 चौके 8 बचा कितना 1 16 तो 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12 आएगा, फिर 2 से 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, ठीक ना। तो अगर फिर इसका 96 को लिखे तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसको पहले 404 को कर ही लेते, 404 को 2 दूना 4 0 आ जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 एकम 2 0 है, 0 लिख देंगे, 2 एकम 2, फिर ध्यान दीजिएगा 3 से 4 नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, और रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। 96 को लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 404 का देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 101। चले भाई इसको भाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 4 5, 2 पावर 5 गुना 3 पावर 1 आ जाएगा। इधर देखें तो 2 पावर 4 गुना 101 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 2 पावर 2 होगा ना, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है कि अगर आपको HCF निकालना है तो आपको न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनफल आपको देखना है। अब उभयनिष्ठ न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनफल वाला घात, ठीक ना, गुणनफल घात मतलब पावर, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, अब 2 पावर 2 है, 2 पावर 5 है, ठीक है। तो इनमें से न्यूनतम कम वाला क्या हुआ, 5 की 2 हुआ, बताइए, तो 2 कम हुआ तो और मैच करता है। उभयनिष्ठ भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ में कॉमन 2 इधर भी 2 इधर भी है, समझ रहे बात को ना, 2 2 कॉमन होना चाहिए, समझ रहे बात को, 2 हो या 3 या 2 या 3 हो, ठीक ना, कॉमन होना चाहिए। लेकिन बात को समझ रहे ना, लीजिए भैया समझ रहे, कॉमन उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए, ठीक ना। तो यही कहता है न्यूनतम वाला आपको घात चुनना है, तो 2 पावर 2 न्यूनतम है। तो अगर देखें तो ऐसे भी इसका निकाले तो भैया हम लोग का 2 पावर 2 हो जाएगा, और कुछ मिल रहा है क्या हम उभयनिष्ठ में, नहीं ना। तो 2 पावर 2 2 गुना 2 कितना होगा 4, मतलब 2 पावर, देखिए 2 पावर 2 का मतलब 2 गुना 2 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 4 आ गया, हम लोग का निकल गया क्या भाई LCM निकल। लेकिन LCM भी निकालना है ना हम लोग को, LCM निकालना है। आप LCM जस्ट इसी का ऑपोजिट करता है, ऑपोजिट जस्ट नहीं बोल सकते, यहाँ पे कॉमन कर रहा था, उभयनिष्ठ कर रहा है, तो इसमें उभयनिष्ठ नहीं बोलता है, बोलता है कि गुणनफल के रूप में अधिकतम घात का, तो गुणनफल के रूप में, ठीक, कॉमन नहीं देखेगा, गुणनफल के रूप में देखेगा सिर्फ। 2 पावर 5 तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 पावर 5 है, तो 2 पावर 5 लेंगे और 3 ले लेंगे और 101 ले लेंगे, समझ रहे बात को। अच्छा 2 पावर 5, समझ रहे बात को, मतलब 2 को 5 बार लिखना है, 2 को 5 बार भैया हम लोग को लिखना है, समझ रहे। अब गुना 3 गुना 101 आप कीजिए, तो यहाँ पे करके दिखा दीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 32, 32 आया ना, 32 फिर गुना 3 करेंगे, 3 गुना 6, 3 3 9 96 आ गया। देखिए 2 गुना 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16 32, 32 गुना 3 किए, 3 गुना 6, 3 गुना 96 आया। फिर 101 गुना 96 करें, 101 गुना 96 करें, 6 कम 6 0 60 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब समझ रहे बात को, 9 कम 9 0 कम 0 9 कम 9, यहाँ से देखें 6 9 6, अच्छा 9 6 9 6 क्या भाई 9 6 9 6 है, हम लोग इसका आंसर आया कि भाई LCM निकला, ठीक है 9 6 है 9 6, कितना ईजी है, निकला कि नहीं निकला, बोलिए जी भैया समझ गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर 3 का भी फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं उदाहरण नंबर 4 और लास्ट उदाहरण इस लेक्चर का रहेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए उदाहरण नंबर 4 क्या है कि संख्या जो है ना 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यही करा, ये भी इजी है। तो आप लोग के लिए ना उदाहरण नंबर 4 जो है, ध्यान दीजिए उदाहरण नंबर जो 4 है HW आप लोग बनाइएगा खुद से, यहाँ पे 3 ठो दिया हुआ, तो तीनों में देखना पड़ेगा, या आपको निकाल के हिंट में बताते थोड़ा सा, ठीक है ना, संक्षिप्त में बताते, ध्यान दीजिए। जैसे 6 है 2 3 जा हो जाएगा 72, ठीक है ना, 2 2 3 जा 6 12 36 18, फिर 2 9, फिर 3 से मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, रहने दीजिए, ठीक ना। आप फिर 120 का कीजिएगा, 120 2 60, फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 5 3 से 5, ठीक है। आप देखेंगे 6 को, देखिए यहाँ पे देखते हैं तो 6 बराबर 2 गुना 3 हो जाएगा, और 72 बराबर हो जाएगा कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। अगर देखें 120 का, ध्यान दीजिए 120 का देखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया,
समझ बात को। आप इस रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 गुना 3, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। और इसको भैया 2 गुना 2 पे पावर कितना 3 है, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं और 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको लिखना चाहेंगे 2 पे पावर कितना 3 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 5 तो भैया लिख सकते हैं, ठीक ना। आप देखेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ देखें तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, उभयनिष्ठ मिलता है। लेकिन उभयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन इसका क्या कहते हैं न्यूनतम घात वाला। देखिए 2 का अगर देखते हैं तो न्यूनतम घात का 2 पे पावर 1 होगा, इसमें 3, इसमें 3, तो सेम है, तो 1 वाला 2 पे पावर 1 लेंगे इसका HCF के लिए, HCF 2 पे पावर 1 होगा, 2 होगा मतलब इसका 3 का देखते हैं, 3 इसमें भी कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी, तो न्यूनतम वाला तो 3 सिर्फ होगा, 3 दूना 6 आ गया, क्या HCF 6 निकला। इस तरह से एलसीएम कर देंगे, एलसीएम तो करना जानते हैं आप लोग, एलसीएम निकाल लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, आराम से निकाल लीजिए। तो आप लोग के लिए एक तरह से, लेकिन फिर आप लोग को इस तरह से लिखना है, ठीक ना, इस तरह से ही लिखना है। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग। अच्छा इसको बना के दे क्या, अच्छा एलसीएम निकाल ही देते, लेकिन आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा, ठीक ना। देखिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम घात देखेंगे, ठीक है। इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं, मैक्सिमम घात 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 लिख देंगे, गुना 3 पावर 2 और मैक्सिमम कितना 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 लेंगे। और 5 इधर है, इधर 5 नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा 5 है इधर, इधर 5, तो 5 से गुना कर, देखिए 2 दूना 4, 4 8, 8 आएगा, 3 9 आएगा, 5 9 45 गुना 8, ठीक है। 8 45 40 का 0 हाथ 4, 8 के बाद 32 4 36 360 कितना ही एलसीएम निकला कितना 360 निकला। चलिए भाई चलते हैं, आप लोग अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए उदाहरण आपको अच्छी तरह से बन गया होगा, ठीक है, और समझ भी गए होंगे। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है भाई।